बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आपका कल का दिन यानी कि ईद मिलादुन नबी का दिन अच्छा गुजरा। अब क्योंकि हमने आपको क्योंकि ईद मिलादुन नबी गुजर गया है तो गुज़िश्ता ईद मुबारक। सो व्यूअर्स, हमने भी बहुत इन्जॉय किया, फैमिली फ्रेंड्स का टाइम भी गुजारा, रात को मिलाद पे भी गए, बहुत एक अच्छा और पॉजिटिवली दिन गुजरा। बच्चों के साथ भी बैठ के डिस्कशन की कि बच्चों जिस तरह दो ईदों का तो बच्चों को पता होता है, बट ईद मिलाद नबी पे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी वाली ईद है। तो फिर हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं और मतलब इस किस्म के मामलात हुए कल सारा दिन और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, हंसते मुस्कुराते हुए। तो कल जब हर छोटी छोटी बात पे किसी न किसी बात पे हंस पड़ते थे, सब साथ थे, तो मैं ये सोच रही थी कि यार मुस्कुराना, स्माइल करना कितनी खूबसूरत चीज़ है। देखिए, अगर आप जनरली मुस्कुराने को देखें तो बंदा कहेगा कि हाँ बस एक फेस का जेस्चर है, लेकिन उन लोगों के चेहरों को देखें जिन्होंने सारी ज़िंदगी ज़्यादा स्माइल किया है, उनके चेहरों पे जो झुर्रियाँ या जो लाइंस पड़ती हैं वो स्माइल वाली माउथ के साथ, आंखों के साथ की पड़ती हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या जिनका मूड ऑफ रहता है, उनकी लाइनें यहाँ पे पड़ती हैं और उनका मुंह इस तरह करके डाउन चला जाता है और यहाँ पे भी लाइनें आ जाती हैं फ्राउन कर करके। सो एक्चुअली मुस्कुराहट सिर्फ आपको अच्छा फील कराने के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि मुस्कुराहट तो आपके पूरे चेहरे को इफ़ेक्ट करती है लॉन्ग टर्म। जो लोग बहुत स्माइल करते हैं, बहुत लाफ करते हैं, लेटर ऑन इन लाइफ उनकी स्माइल लाइंस आती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा फ्राउन करते हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, या जो कहते हैं सड़ी बुत्थी बनाते हैं, उन लोगों के चेहरे पे फ्राउन लाइंस आ जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे उनकी लाइन आ जाती है, फिर उनका यहाँ से मुंह ड्रूप कर जाता है। सो द फैक्ट इज़, चेहरा स्माइल तो हमें हर लेवल और हर स्केल पे मुस्कुराहट इफ़ेक्ट करती है, जहनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी एंड इमोशनली भी। सो एंड मुस्कुराहट तो आपका पूरा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज कर देती है। मुस्कुराहट को तो सदक़े का भी दर्जा दिया गया है कि भाई अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो किसी की तरफ मुस्कुराहट से मुस्कुरा के देख लें, तो उसको भी सदक़े का दर्जा दिया है। सो व्यूअर्स, मुस्कुराहट, स्माइल करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। स्माइल इज़ फ्री थेरेपी, यानी कि अगर आप अपसेट हैं, डिप्रेस्ड हैं, बल्कि मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और रो रहे हैं, तो अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को स्माइल करवाएं, ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और बार बार अपने चेहरे पे स्माइल लेके आएँ, तो आपकी उस स्माइल से आपका माइंड फ्रेम बेहतर हो जाता है, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। सो व्यूअर्स, मुस्कुराना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम सबको मुस्कुराना चाहिए और अच्छी तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से लोगों के साथ डील करना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, मुस्कुराहट से आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। जो लोग स्माइल करते हैं, पॉजिटिवली लोगों के साथ डील, जो लोग स्माइल करते हैं, जनरली लोग यही प्रिज्यूम करते हैं कि ये बंदा बड़ा पॉजिटिव होगा, ये बंदा बहुत अच्छा होगा। जिस इंसान के चेहरे पे स्माइल नहीं होती, जिसकी बहुत सीरियस एक्सप्रेशन होती है ऑल द टाइम, आपको भी पता है व्यूअर्स, आप में हम सब ज़रा घबराते हैं ऐसे लोगों से। जब आप ओके, अनदर एग्जांपल, जब हमारे घर कोई आता है तो सबसे पहली चीज़ जिसके साथ हम उनका इस्तकबाल करते हैं वो एक मुस्कुराहट ही होती है। पहले मुस्कुराहट होती है, उसके बाद मुंह से निकलता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। पहले तो स्माइल आती है चेहरे पे। इसी तरह अगर मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ, हर रोज़ सुबह अगर प्रोग्राम पे आके एक बड़ी सीरियस एक्सप्रेशन और आप लोगों के साथ बड़ी औखे होके मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोगों का भी मूड ज़रा ऑफ सा हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे बंदे से इफ़ेक्ट होते हैं, हम एक दूसरे की एनर्जी से इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए स्माइल करना, लोगों से अच्छी तरह से मिलना। व्यूअर्स, बच्चों से भी, छोटे बच्चों से भी, जब बच्चा नया नया नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली एक्सप्रेशन जो बच्चे के चेहरे पे आती है, जिस पे सब घर वाले भी खुश होते हैं, तो कहते देखो 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 स्माइल कर रहा है, देखो 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 स्माइल कर रही है। वो पहली मुस्कुराहट कितनी एक्साइटिंग होती है। पहले रोने पे कोई एक्साइटेड नहीं होता, सब लोग एक्साइटेड होते हैं पहली मुस्कुराहट पे। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, स्माइल करें, पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ डील करें। अच्छे मिजाज के साथ आपकी एक तो पर्सनैलिटी भी चेंज होती है एंड दूसरा बंदा भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग स्माइल ज़्यादा करते हैं, लोग भी उनके ज़्यादा इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं, उनके साथ हैंग आउट पसंद। क्योंकि देखिए व्यूअर्स,
दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। एक ऐसे लोग जिनके पास जब आप बैठते हैं, हैंग आउट करते हैं, तो आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं और उठ के भी जब जाते हैं तो आप एक अच्छी फीलिंग के साथ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप जब वक्त गुजारते हैं तो उस वक्त भी आप बहुत ही हैवी और डाउन डाउन फील करते हैं और वहाँ से जाने के बाद भी आप पे अजीब एक भारीपन रहता है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम उन लोगों में शुमार हों जिनके पास लोग बैठते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो इसका सबसे पहला और सबसे पॉजिटिव कदम है मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट जो फिर आपकी सेहत को भी इफ़ेक्ट करती है और आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ भी लेके जाती है। हेल्दी लाइफ की बात करें तो अब मैं कनेक्ट करूँगी मुस्कुराहट को हमारे दांतों से। देखिए व्यूअर्स, जब हम स्माइल करते हैं या जब हम कोई भी बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे होंठों के अलावा बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो है हमारे दांत। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि होंठों से ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारे दांत होते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। दांतों की सफाई, दांतों को नीट एंड क्लीन रखना। भैया आप किसी की तरफ स्माइल करें और स्माइल करते ही आपके दांतों में चीज़ें फंसी हुई हैं, कीड़े लगे हुए हैं, आपके दांत ऑरेंज हुए हुए हैं, अगले बंदे के मुंह पे स्माइल आने के बजाय अगले की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए बात करते करते भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थोड़ी सी। सो द फैक्ट इज़ स्माइल ज़रूर करें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जी बालों का ख्याल रखें, लेकिन बालों का ख्याल रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तेल लगा के सारा दिन बैठे रहे। बालों का ख्याल रखना ये है कि अच्छे साफ नीट एंड क्लीन आपके बाल लगे। आप जब मतलब कपड़े पहने तो उस पर डैंड्रफ ना झड़ रही हो। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाए। तो उसी तरह दांतों को और माउथ की हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हम इसके बारे में उतना बात नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। हम फिज़िकल हाइजीन की तो बात करते हैं, प्रोग्राम पे कितनी दफ़ा व्यूअर्स कहती हूँ कि डिओड्रेंट का ज़रूर इस्तेमाल करें, डिओड्रेंट नहीं अफोर्ड करते तो फटकरी का इस्तेमाल करें, ज़रूर हर रोज़ नहाएं और अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिस्म से बू आ रही है, तो उसका हल सिर्फ नहाना ही है और कपड़े तब्दील करना। उसी जिस्म के ऊपर अगर आप कपड़े दूसरे पहन लेंगे तो उसमें भी स्मेल आएगी। अगर आप नहा के वही वाले कपड़े पहन लेंगे जिनमें आपको पहले पसीना आया था, फिर भी आपसे स्मेल आएगी। तो जब हम ये सब बातें कहते हैं तो मुंह को साफ रखना। देखिए आप किसी की तरफ स्माइल कर रहे हैं, ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं और आपके मुंह से बदबू आ रही है। दांत साफ दिखने में तो साफ है लेकिन स्मेल आ रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो जहाँ पे मैंने आपसे ये बात शेयर की कि मुस्कुराना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मुस्कुराने के साथ साथ अपने माउथ और अपने दांतों की हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है और आज हम इससे रिलेटेड बात भी करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन पहले चलते हैं शेफ़ अनम की तरफ और जानते हैं उनकी क्या राय है मुस्कुराहट। आज तो कल उनका दिन कैसा गुजरा, ईद का दिन कैसा गुजरा, देन ऑफ कोर्स मुस्कुराहट के बारे में उनकी राय क्या है। एंड देन कोई मुस्कुरा रहा हो व्यूअर्स और आपके साथ बातें कर रहा हो, और कभी कभी ऐसा होता है आपकी फ्रेंड्स वगैरह जैसे कुछ सहेलियाँ होती हैं जो आपकी बहुत क्लोज होती हैं, तो वो लिटरली आप एक दूसरे के कान में खुसफुस कर रहे होते हैं। अब इस दौरान किसी एक के मुंह से स्मेल आ रही हो तो अगले बंदे का बेचारे का क्या हाल होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आज फिर आपको पता है बात मुस्कुराहट से शुरू की और ले मैं हाइजीन की तरफ गई। अच्छा, ये वैसे मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट किस्म की जो है ना ज़रूरत है लोगों को समझने की, कि जैसे भी आपने बोला कि अगर आप किसी के पास बैठकर बहुत करीब बैठकर उससे बात कर रहे हो और आपके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो वो मैं उसको अपनी ज़ुबान में कहूँगी कि आपकी आधे से ज़्यादा वैसे ही ऑरा जो है ना वो आपका माइनस हो जाता है, क्योंकि ये एक मतलब डेली रूटीन की चीज़ है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सेम यही आपकी बॉडी ओडोर से भी यही चीज़ कनेक्ट करती है कि रोल ऑन्स लगाएं और अच्छे बॉडी मिस्ट और ये लगाएं, क्योंकि रोल ऑन्स और बॉडी मिस्ट ये सब वही अब जैसे आपने बॉडी मिस्ट की बात की अनम, याद है एक दफ़ा काफ़ी साल पहले जब आपने मुझे कहा कि मैंने आपको आके कहा, मैंने कहा बेटा फिलहाल बच्ची को आप ही जाके ना प्यार से, क्योंकि आप लोगों का एज ग्रुप है, मैं कहूँगी तो लगेगा मैं कह रही हूँ कि बेटा थोड़ी सी ना मतलब स्मेल का इशू हो रहा है, ये वो तो एहतियात करें। मतलब क्योंकि व्यूअर्स ऑब्वियसली हम लोग अगर एक टीम है और एक फैमिली की तरह काम करते हैं तो अगर कोई इशू आ रहा है तो हमें आपस में एक दूसरे को रोकना होता है, ना कि हम वेट करें कि कोई और बाहर का बंदा आके करे। तो मेरी तो टीम के, हमारी टीम के जो भी लोग हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और हम लोग आपस में, अब जैसे अगर कोई मेल का प्रॉब्लम है तो मेल को कह दिया कि यार आप जाके, ताकि आपस में ही बात रहे। तो इसी तरह टीम की एक बच्ची का एक इशू था स्मेल का, ये वो, तो अनम ने मुझे कहा आप ही मुझसे कहती हूँ कि वो बॉडी स्प्रे लगा ले। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अनम बॉडी स्प्रे डिओड्रेंट लगाने के बाद तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ बॉडी स्प्रे अपनी बॉडी पे कर रहे हैं, मेन स्मेल का पॉइंट होता है आर्मपिट्स। अगर आप वहाँ पे डिओड्रेंट या एंटी प्रेस्पिरेंट या डिओड्रेंट स्प्रे नहीं लगाएंगे,
बॉडी स्प्रेज अक्सर जो हमें मार्केट में मिलती है वो मिस्ट्स होती हैं। बिल्कुल। जैसे मैं भी अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक मिस्ट है, वो बड़ी अच्छी आपको खुशबू देती है बॉडी के ऊपर, लाइक अ परफ्यूम, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन वो आपकी जो डिओड्रेंट की जो आपकी बदबू की खत्म करता है वो नहीं खत्म कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। और वो उसके साथ मिक्स होके और ज़्यादा और गंदी स्मेल होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है व्यूअर्स, जो हम अपने घर वालों से इधर उधर से, ये मैंने किससे सीखा? अम्मी से। मैं स्पोर्ट्स खेल के आती थी, मम्मा कहती थी चलो चलो हमने फलां जगह ट्यूशन पे जाना है, तो एक बार मुझे याद है मैं इसी तरह ना अपने कपड़े वगैरह चेंज करके ना मतलब उसी तरह गद्दे जिस्म के ऊपर कपड़े चेंज करके आ गई। मम्मा ने कहा बेटा अभी भी स्मेल आ रही है, आप नहाए नहीं हो? मैं कहा मम्मा कपड़े तो चेंज कर लिए गंदे। उन्होंने फ़ौरन मुझे वापस भेजा बाथरूम और कहा कि नहाओ, फिर से प्रॉपरली नहाओ क्योंकि आप नहाए नहीं हो। नहा के डिओड्रेंट लगा के उसके बाद फ्रेश कपड़े चेंज करने, और अब ये कपड़े नहीं पहनने क्योंकि फिर आपने गंदे जिस्म पे साफ कपड़े पहनने। बिल्कुल। ये चीज़ें हम विद टाइम अपने इर्द गिर्द, सोशल मीडिया, इसी तरह सीखते हैं। तो अगर हम स्टेट चैनल पे बैठे हुए हैं तो सिर्फ इधर उधर की उसने ये किया उसने वो किया, ये गॉसिप वो गॉसिप, उससे 100 गुना बेहतर है व्यूअर्स कि जो मेरी लर्निंग में चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, आपकी लर्निंग में मेरे साथ आप शेयर करें, हम अपनी लर्निंग शेयर करें एंड कलेक्टिवली हम लोग ग्रो करें, ताकि कल को अगर कोई आपके अंदर अच्छी आदत हो या आ भी जाए तो आप घूम के कहें कि हाँ यार वो जुगन आपी का प्रोग्राम देखते थे उसमें हमने ये बात सुनी थी। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, नाच गाने बाकी सब चीज़ें तो हर जगह चल ही रही हैं और वो भी हम करते हैं, लेकिन कुछ सीख भी जाएं, क्योंकि मेरा तो ये व्यूअर्स बिलीफ है, ये मेरा ईमान है कि लाइफ एक लर्निंग की जर्नी है और हम आखिरी सांस तक सीखते हैं। तो अगर हम अपने सीखने का अमल जारी रखें तो हमें कामयाब होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली व्यूअर्स, कामयाबी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक इस चीज़ से भी होता है कि हम कैसे अपीयर करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम कैसे उनके साथ डील करते हैं। सच्ची बात है व्यूअर्स, आप किसी के साथ बिजनेस डील करने के लिए जा रहे हैं, उससे इतनी स्मेल आ रही है कि आप उस कमरे में नहीं बैठ सक रहे जिस कमरे में आपने डील करनी है। तो क्या डील होनी है, क्या आपने उनकी सुननी है, क्या उन्होंने आपकी सुननी है। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली चीज़ों को इफेक्ट करती हैं। इसीलिए तो जब हम इंटरव्यूज़ की यहाँ पे बात करते हैं व्यूअर्स, कि जब इंटरव्यू पे जाना है किसी ने, यंग पर्सन ने, तो प्लीज़ कैजुअल जीन्स टी शर्ट में नहीं जाना। जिस जगह पे, जिस किस्म की जगह पे काम करने के लिए जा रहे हैं, उस किस्म की वार्डरोब में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएं, ताकि अगले आपको देख के ये अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे सिस्टम में फिट होता भी है कि नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर व्यूअर्स। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किचन में आज कुछ बड़ा मज़े का और कुछ लोगों का बड़ा फेवरेट बन रहा है, हम ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं किचन के साइड पे आके बैठ गई हूँ क्योंकि मुझसे हर रोज़ ये हांडी रोटी पकवाती है और मैं बड़ी तंग हूँ। तो आज भी यही करेंगे जुगन आपी। नहीं तो मतलब तुम क्यों आती हो? हैं? मैं सिर्फ बताने आती हूँ, आप उनको फिजिकली पका के तुम सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि मेरी छोटी बहन है और मैं छेड़ रही हूँ। आप लोग नहीं कह सकते, हम लोग आपस में आप ही कहेंगे। अच्छा एक बात जी, ये जो आप वाली बात है ना, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। और मुझे एक दफा मेरी अम्मी ने कहा, ये क्या बच्चों के साथ आप लगी हुई होती हो? मामा जैसे हमें आप नहीं कहती। बिल्कुल। मामा हमेशा तुम इधर आओ, तुम जिस तरह होता है बच्चों के साथ। तो मैंने कहा मामा मैं आप इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब मैंने इनिशियली हमजा को तुम कहती थी तो वो भी वापस तुम करता था। बिल्कुल। एंड वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे जब कोई बात करे तो आप करके बात करे, मजाक और तूने करके या तूने ये किया, जिस तरह हम पंजाबी में करते। बट रिस्पेक्ट तो बड़े छोटे दोनों को देनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे भी पर्सनली यही लगता है, जब आप किसी को आप कह के बुलाते हैं तो जब आप कोई भी उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो वो बड़ी ही खूबसूरत लगती है। मुझे आई एग्री। अच्छा ये क्या हम प्याज लहसुन फ्राई करें? ये लहसुन अदरक मैंने कहा कि टाइम ना वेस्ट हो, ताकि थोड़ा सा हम इसको करें। साथ में ये थोड़े से जो है मसाले, ये जैसे ही थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर ये कीमा ऐड कर देंगे। बना क्या रहे हैं हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली चिकन का कीमा बना रहे हैं शनवारी स्टाइल। हाँ जी। तो शनवारी बहुत से लोग ये गिला करते हैं ना कि हम लोग तो खाते ही चिकन है, तो शनवारी तो हमेशा होता ही मटन में है या उसमें दुम्बे में होता है। बिल्कुल। तो बात यह है कि अगर आपको वो फ्लेवर पसंद है, मीट आप मुख्तलिफ खाते हैं, तो आप इस तरह बना सकते हैं। बिल्कुल। और अब तो आपके पास मतलब हर तरह की कुजीन के अंदर आपके पास वेरिएशन आ चुकी है कि अगर आपको मटन या बीफ, कुछ लोग जो
नहीं खाते उनके लिए जो है आप उसको चिकन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जुगन आपी, जो चीज़ों की रेसिपी ऑथेंटिक किसी एक चीज़ का कोई फ्लेवर होता है, अब वो आप उससे एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंट जरूर मटन रहेगा। वाला फ्लेवर तो नहीं अब आपको इसके अंदर मिला ना। अब थोड़ा सा हमने इसको ब्राउन करना है, इसलिए हम ड्राई मसालों को ब्राउन कर रहे हैं क्योंकि जब आप ड्राई धनिए को, क्योंकि हमने सूखा धनिया पूरा रखा है, जी उसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं ना इस तरह तो से, अच्छा सा उसका मजे का रामा क्रंची सा फ्लेवर। हाँ, अब डाल दो, बिल्कुल डाल दे आराम से। ठीक है ध्यान से। अब हम यहाँ पे अपनी चिकन को डाल रहे हैं, कीमे अब को। जुगन आपी, अब इसको इतना हमने फ्राई करना है कि ये अपना कलर जो है ना वो चेंज कर ले। जैसे ही ये वाइट कलर में आना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये गोल्डन फॉर्म में जो है चला जाए। अगर आप मटन या बीफ में करेंगे तो उसमें भी आप सिर्फ सेम प्रोसीजर करेंगे, सिर्फ क्या होगा फ़र्क, आपका जो कुकिंग टाइम है वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप मटन या बीफ का बनाएंगे कीमा तो उसकी भी इसी तरीके से ही आपने लहसुन अदरक और साबुत गरम मसाले डालकर, जैसे कि सूखा धनिया और काली मिर्चें और इस तरीके से ज़ीरा डालकर आपने उसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद ही अगला स्टेप आएगा। अच्छा, अब शनवारी, बेसिकली शनवारी का एक बड़ा ही एलिमेंट होता है। शनवारी में जो टमाटर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा जाती है। यहाँ पे हम 1 किलो चिकन का कीमा ले रहे हैं। अच्छा, कीमा जो है वो हमने थाई एंड बोनलेस दोनों को मिक्स करके ही कीमा बनवाया है। अगर आप चाहें तो आप खाली थाई का भी बनवा सकते हैं, और अगर वैसे मैं आपको ये बिल्कुल नहीं प्रेफर करूँगी कि आप खाली बोनलेस का बना लें। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना कीमा ड्रायर साइड पे चला जाता है। अच्छा, एंड कुकिंग करते हुए प्लीज़ साथ साथ पानी पीते रहा करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि व्यूअर्स हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि बस धूप में जाने से डिहाइड्रेशन। हब्स पे स्पेशली जब आप किचन में जाते हैं कुकिंग करने के लिए, मेक श्योर जैसे मेरा ये पानी, ये देखें, ये अनम की लिपस्टिक भी लगी हुई है, ये अनम का पानी है, ये जुगन का पानी है। हम लोग कॉन्स्टेंटली साथ पानी पीते रहते हैं, बिकॉज व्यूअर्स खाना तो डेली के बनाने वाली चीज़ है। अब हर रोज़ बंदा खाना बनाए और अपनी स्किन की बर्बादी फेर दे, क्योंकि जितना हम लोग हमेशा कहते हैं स्किन का ये स्किन का वो, देखिए स्किन अंदर से हमारी खुराक से इफेक्टिव होती है और बाहर से हमारी इन्वायरमेंट से होती है। बिल्कुल पानी पिएंगे तो इंटरनली आपकी हाइड्रेशन मुकम्मल रहेगी और एक्सटर्नली आपके चेहरे के ऊपर फिर वो जो ड्राइनेस, झुर्रियाँ, क्योंकि दाने, आप में जब जितना कम पानी पिएंगे, क्योंकि आपको स्वेटिंग होती है तो उस तरीके से वो पानी जो है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में से निकलता जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी की इनटेक रखें, और ख़ास तौर पे खाना बनाते हुए तो ज़रूर रखें। और जिस तरीके से जैसे भी जुगन आपी ने बताया कि भी जैसा वेदर चल रहा है उस हिसाब से तो आपको वैसे ही ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वैसे मेरी मम्मा कहती हैं कि इस वक्त के अंदर जुगन आपी जो इंसान का खून और पानी ऑलमोस्ट एक बराबर हुआ होता है, हाँ। तो इस वजह से तो है आपको चाहिए कि आप पानी की इंटेक ज़्यादा करें। अच्छा जी, यहाँ पे जितनी देर में ये फ्राई हो रहा है तो साथ में हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। मसाले में इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, नमक है इसके अंदर, कुटी हुई लाल आप मिर्च अगर है। इंग्रेडिएंट्स बता देती हो ना जान, तब तक मेरे मसाले भी जी भून ठीक है। जाएंगे। हाँ। अच्छा जी, सॉरी शनवारी चिकन कीमे के लिए, चिकन का कीमा हमें चाहिए 1 किलो के करीब, घी इसमें 1.5 कप के करीब जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 3 पाव, हरी मिर्च 10 अदद जाएगी, नमक हस्बे जायका, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, कुटी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी ऑप्शनल है 1 खाने का चम्मच, लीमू और अदरक, जूलियन और हरी मिर्चें, और साथ में जो हरा धनिया है वो हम यूज़ करेंगे इसकी सजावट के लिए। कुछ लेमन स्लाइसेस ऐड कर देंगे और कुछ लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, कसूरी मेथी कमर्शियली जो है वो इसमें ऐड ऑन ज़रूर होती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल टेस्ट नहीं पसंद कसूरी मेथी का तो आप उसको इंटायरली जो है वो स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे जी ऑलमोस्ट हमारा कीमे की जो भुनाई है वो तकरीबन हो गई है। अब साथ में अब हम ऐड करेंगे, अच्छा मैंने इसमें बहुत ही माइल्ड मिर्च रखी है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ ही बेसिकली इसके अंदर पूरा जो है इसका टेस्ट इन्हांस करेंगी। साथ में थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे जूलियन कटा हुआ अदरक, और उसके बाद अब हम इसको 1 से 2 मिनट जब कुक कर लेंगे तो फिर अब ये टमाटर मैंने इसको 1/2 करके रखा हुआ है, सिर्फ स्किन रिमूव की है, वो भी सिर्फ अपने टाइम के लिए। लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो घर में आपने क्या करना है कि टमाटर को 1/2 करके आपने उसको पूरी अपनी कढ़ाई में जो है वो लगा देने और उसको इतनी देर पकाना है कि वो स्टीम में उसकी स्किन ईजिली रिमूव हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। अब ताकि हम अपना टाइम बचाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको, क्योंकि आप ये देखें पानी हमने अगर आप देखें तो कीमे का ड्राई हो गया है, हमने इसको भून भी लिया, ये देखें
ऑयल जो है वो रन कर रहा है क्लियर। बिल्कुल। सिर्फ अब उसमें मसाले हैं, पानी की मिकदार उसमें मुक चुकी है। बात सिर्फ ये है कि टमाटर डालने से पहले पानी एक बार ड्राई हो जाना है। बिल्कुल। अब इस तरीके से आपने टमाटरों को इसके ऊपर सजा देना है और उसको थोड़ी देर लाइक 5 मिनट की आप इसको स्टीम में पकाएंगे ना, तो आपके टमाटर जो है वो इजीली उसकी स्किन रिमूव हो जाएगी, क्योंकि मैंने टाइम को बचाने के लिए जो है स्किन ऑलरेडी उसके ऊपर से रिमूव कर लिया है। इसको 1 से 2 मिनट जब हम इसको कवर करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे टमाटर। अच्छा, अब यहाँ पे इसका तरीका क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब टमाटर को आप इस तरीके से डालते हैं ना, तो उसका कलर जो है वो बड़ा अच्छा रेड कलर का आता है। हर टमाटर का काटने का स्टाइल और उसका जब आप उसको काटते हैं और फिर उसको अपने खाने में ऐड ऑन करते हैं तो उससे आपके खाने में बहुत फ़र्क आता है। तो ये शनवारी का एक मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इस एलिमेंट को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इसके बगैर जो है एक तो उस तरीके से जो लाल रंग की जो रंगत आती है वो भी आपको इसमें नहीं मिल पाएगी। और घर में अगर आपके पास टाइम है तो इसको स्किन के साथ भी रख सकते हैं, थोड़ी देर बाद स्किन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, क्योंकि इसने इस तरह से कुक होना है थोड़ी जी देर बिल्कुल के लिए, तो वो बाकी के स्टेप्स तो आप ही बस करेंगे। अब इसके बाद जो है ये जैसे ही हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर को अच्छी तरीके से जो है पका लेंगे। फिर उसमें 1 कप के करीब दही ऐड कर देंगे। दही डालकर अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। जब बिल्कुल डन हो जाएगा तो गरम मसाला और काली मिर्चें और सूखी मेथी को धोकर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू का जूस और थोड़े से लेमन स्लाइसेस डाल के और थोड़े से अनियन रिंग्स, ये ऑप्शनल है। मैं चाहती थी कि उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाए, तो ये ऑन साइड ही मैं अनियन रिंग रखूँगी। लेकिन अगर आपको पसंद है कि आपको कीमे के अंदर प्याज पसंद है तो आप उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो यहाँ पे अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हम एक बात करेंगे दांतों से रिलेटेड, जो हमने शुरू में बात टच की थी अबाउट क्लिनलीनेस एंड हाइजीन। देखिए व्यूअर्स, डेंटल केयर भी बहुत ज़रूरी है। लोग बाकी चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं, दांतों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें, बालों को अगर हम सर का ताज कहते हैं तो मैं कहूँगी कि बालों से ज़्यादा दांत आपके चेहरे का ताज है। दांत बिल्कुल, बिकॉज देखिए बाल तो बहुत हम में से लोग कवर भी कर लेते हैं। अगर कोई अल्लाह ना करे इशू हो, प्रॉब्लम हो, बाल कवर कर लेते हैं आप, मर्द अपना सर शेव कर लेते हैं। बट दांत एक ऐसी चीज़ है कि अगर गिर जाएं तो आपकी पूरी शक्ल ही बदल जाती है। और अगर ख़राब हो जाए, अब मेरे घर में एक खातून काम किया करती थी, तो थोड़े पीरियड के लिए 1.5-2 साल वो आई थी मेरे पास। तो उनके अपने भी बच्चे थे और वो हसन को साथ संभालने के लिए आई थी। आई स्टिल रिमेंबर कि वो जब भी स्माइल करती ना, वो नीचे करके ना ऐसे करके, तो मैंने कहा मुस्कुराती क्यों नहीं हो खुल के? तो उसने ना, मैं जब देख के उसने कहा आप ही मेरे दांतों का प्रॉब्लम है। उसके पूरे दांत काले हो चुके थे और इतने से हो चुके। बचपन में पेरेंट्स ने देखा नहीं, आगे जाके पता नहीं चला, वो बिगड़ता चला गया। खैर लेके गए डेंटिस्ट पे, अल्लाह का शुक्र है अब उसका पता ही नहीं चलता कि कोई ऐसा इशू था, बट उसको प्रॉपर दांत लगवाने पड़े थे, वो जो आपको इम्प्लांट्स करने पड़ते हैं। और यू नो शी वाज ओनली इन हर 30s। बिल्कुल, और 30-32 साल की खातून थी वो। और ये एक्सपेंसिव एक एलिमेंट है। सो बेहतर ये है कि प्रिवेंट कर ले। हम हमेशा तो ये बात करते हैं व्यूअर्स इस प्रोग्राम पे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, कि किसी चीज़ के बर्बाद होने से पहले ही उसको एडजस्ट कर लें, ताकि आपको बड़े खर्चे या बड़े नुकसान से बचने का मौका मिल जाए। खैर, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। Welcome back from the break, viewers. One of my favorite doctors is here with us today. Very, very brilliant personality. माशाल्लाह इस वक्त तो जिस स्केल पे वो काम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, मैं इनको ब्रेक में मैंने इनसे वैसे ही पूछा। मैंने कहा अच्छा तो मुझे बताएं भैया फिर आजकल काम कैसा जा रहा है? फिर मैंने खुद ही अपने आप को रोका। मैंने कहा मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह जिस पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं, अब तो उससे आगे कहाँ जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी यंग एज पे बहुत कामयाबी हासिल करने वाले पीडियाट्रिक डेंटल कंसल्टेंट। उसके अलावा अगर हम आज बात करें किस चीज़ पे मैं स्पेसिफिकली इनसे बात करना चाहती हूँ व्यूअर्स, ब्रेक से पहले मैंने आपके साथ एक वाकया शेयर किया कि एक 30 साल, एक 30+ ईयर की खातून जो हैं, उनके दांत बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। हिस्ट्री उसकी शुरू होती है उस वक्त से कि जब वो छोटी सी थी और दूध के दांतों के बाद उसके दांतों में कीड़े लगे। डॉक्टर ने कहा कि जी इसको बेहोश करके ये करना पड़ेगा। उनके माँ बाप ने इनकार कर दिया। 30 साल की उम्र पे उस औरत के दांत पूरे गल चुके थे, मुंह के अंदर ही गल चुके थे। सो
स्पेशलाइज करते हैं ये इन मैनेजिंग पीडियाट्रिक डेंटल केसेस, जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की हालत में जो केसेस होते हैं, और वेरियस सेडेशन टेक्निक्स। हर चीज़ व्यूअर्स जनरल एनेस्थीसिया नहीं होता, कभी कभी नीम बेहोशी भी दी जाती है जो जिए नहीं होता। हमारे साथ हैं द ब्रिलियंट डॉक्टर मोहम्मद सलमान राशिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जी कि बच्चों के लिए दांतों की सेहत क्यों ज़रूरी है। लोग हमेशा सोचते हैं सिर्फ एस्थेटिकली दिखने के लिए दांत अच्छे लगने चाहिए। पहले तो ये मिथ बस्ट करते, फिर हम बात करेंगे बेहोशी की। बच्चों के लिए दांतों की सेहत उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह बड़ों के लिए पक्के दांत जो परमानेंट दांत होते हैं उसकी सेहत ज़रूरी है। अब लेट सपोज है कि अगर 3 साल का कोई बच्चा है, उसने कोई दांत अपना ख़राब कर लिया, उसे बहुत पेन है, ठीक है, तो और वो दांत उसका शेड होके लेट सपोज 9 ईयर्स की एज में आना है, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल वी कैन ड्रैग दैट 6 ईयर्स विदाउट ट्रीटिंग दैट चाइल्ड। लेट सपोज ये सिचुएशन मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 नहीं 2 नहीं 3 दांत हैं, एक उसने 3 साल की उम्र में ख़राब कर लिया, एक 4 में ख़राब कर लिया, एक 5 में ख़राब कर लिया। सपोजिटली अगर 5 साल की उम्र में जो दांत ख़राब किया है, होते हैं जिनके पूरे दांत वो काले काले और, हो जाते हैं, छोटे हो जाते रस्ट हैं, बिल्कुल, और वो जैसे पान खाते हैं। अब आप ये सोचें, हम उस सिचुएशन को क्या 12 साल की उम्र तक ड्रैग कर सकते हैं? अगर ये सिचुएशन किसी बच्चे की 4 साल में आई है तो उसको 7 ईयर्स तक हम ड्रैग करते रहें इस सिचुएशन में कि जी ये दूध के दांत हैं और ये एक दिन गिर जाएंगे, ये तो गिर ही जाएंगे। और हकीकत भी यही है, वो गिर भी जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हाउ एग्जैक्टली वो 7 ईयर्स तक हम इस एग्नी को उस बच्चे के साथ लगाए रखें सिर्फ इस सोच पे कि जी ये दांत गिर जाएंगे, हम उसको क्यों ना ट्रीट करें। सेकेंडली, अगर आज तक की डेंटिस्ट्री के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई चोट लगती है, ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं दूध के दांतों में चोट लगी हुई है और पेरेंट्स इसलिए भी नहीं निकलवाते, नहीं डॉक्टर साहब ये तो पक्का दांत है, तो ये सॉरी दूध का दांत है तो ये तो फिर एक दिन हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं कर सकते, वो दूध का दांत जो डैमेज हुआ हुआ है वो पक्के दांत की बड को ख़राब कर देता है। दैट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। अब व्यूअर्स बेसिकली डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हर घर की एक फाउंडेशन होती है। Exactly. दांतों की फाउंडेशन ये मसूड़े होते हैं जो ऊपर होते हैं। बिल्कुल। अब दांत खराब हुआ, आपने कहा खैर है दूध का है गिर जाएगा, भाई वो जो खराब हो रहा है वो ऊपर भी तो कुछ जा रहा है, हड्डी है उसके साथ है, उसके साथ मसूड़े हैं और उससे कोई चीज़ इन्फेक्शन जो है वो माइट बी अ पॉसिबिलिटी 1 to 2% ट्रांसफ़र भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। असल में डॉक्टर साहब एक ये वाली भी तो प्रॉब्लम है ना कि हमारे व्यूअर्स, हमारी आवाम जो है इस बात से भी तो डिसहार्ट हो गई ना। एक ज़माने में नेचुरल डिलीवरीज होती थी, फिर सभी सिजेरियन पे चले गए। ये बात अंडरस्टूड हो गई कि पैसे क्योंकि ज़्यादा सिजेरियन में, तो लोग ये भी तो सोचते हैं ना कि दांत इसलिए निकलवाना चाह रहे हैं क्योंकि पैसे बनाना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ ये वाली बात क्लियर कर दें कि इसमें कोई पैसे बनाने वाली बात नहीं है। ज़्यादा नुकसान होगा तो आगे तो आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे। एग्जैक्टली देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, डेंटिस्ट्री है का कोई भी एलिमेंट है दैट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। आपका जो नेग्लिजेंस है ना, जो आपकी गफलत है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर एक छोटे से कोई दूध का दांत है उसमें कीड़ा लगा हुआ है, अगर आप उसको अर्ली एज के ऊपर ट्रीट करवा लेते हैं, आप ये सोचें आप उसको अर्ली एज पर ट्रीट करवा लेंगे, वो दांत आगे डैमेज होने से बचेगा, रूट कैनाल पे पैसा आपका बचेगा, लाखों रुपए का अगर कोई क्राउन आपका बचेगा, वो सब कुछ बचेगा और बच्चा आपका कंफर्टेबल रहेगा एक सिंपल प्रोसीजर करवा के। इनफैक्ट बच्चा कंफर्टेबल है तो आप कंफर्टेबल हैं। आप सोचें अगर आपने छोटी इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी बच गए, मेंटल पीस भी आपका हो गया। के बड़ों के दांत में दर्द होती है तो भागते हैं डॉक्टर के पास। जी, आप सोचें बच्चों के साथ क्या होता होगा। बच्चे एक्चुअली क्योंकि रिजिलियंट होते हैं ना, तो इट्स वियर्ड। आपने देखा है बच्चों, अल्लाह माफी दे, अपेंडिक्स फटने वाला होता है तो बच्चे भाग रहे होते हैं और उस वक्त डॉक्टर जो कहता है आप क्या करते हैं। व्हाई यू पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन कि वो इमरजेंसी बने। आप उसको पहले इलेक्टिवली अगर ट्रीट करवा ले तो दैट जहाँ बेहोशी की बात आती है ना, माँ बाप घबराते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने 3 साल की उम्र में अपने बेटे हमजा को जनरल एनेस्थीसिया में उसके स्टिचेस लगने थे। बिल्कुल ठीक वो है। कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, वो गिरा, उसके नी उसका फट के ना पूरा का पूरा, मतलब हड्डी नहीं टूटी लेकिन पूरा का पूरा मांस खुल गया। मतलब एक छोटे से 3 साल के बच्चे का इतना बड़ा कट था, अभी भी उसकी नी पे 20 साल की उम्र पे वो निशान है। बिल्कुल। वो स्टिच करवाना था, वो करने नहीं दे रहा था, वो हिस्टेरिकल हुआ था। डॉक्टर को उसको सेडेट करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। अगर उस वक्त मैं ना करती तो क्या मेरे बच्चे की टांग इस तरह खुली रहती? ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। देखें, हमारे पेरेंट्स यहाँ जो हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो जनरल एनेस्थीसिया और आईवी सेडेशन को ना लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि पता नहीं बच्चे को कोई डैमेज ना हो जाए, बच्चा उठेगा या भी नहीं उठेगा। उसके अंदर ना मेरा सब कोई चीज़ होती है। देखें, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, कोई भी किसी भी बच्चे को सेडेट करने से पहले, जनरल एनेस्थीसिया में जाने से पहले उसकी ना प्रॉपर एक
समझ ले काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग से पहले एक चेक लिस्ट होती है कि अगर ये बच्चा इस क्राइटेरिया पे फॉल करेगा तो फिर हम ये काम करेंगे। और मुझसे ज़्यादा जो एनेस्थेटिस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ये सारी चेक लिस्ट है, वी हैव टू डू इट। इवन अगर किसी कंसल्टेंट का भी बेटा या बेटी है ना, उन्होंने भी वो चेक लिस्ट पूरी करनी है। देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस, आइडियली उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। छोटी सी बात है, हम एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, हम जहाज़ का सफ़र करते हैं, पायलट्स और क्रू मेंबर दे ऑलवेज एंड चेक द चेक लिस्ट, जिसके अंदर 15 से 20 चीज़ें होती हैं। ऑल्दो दे नो दिस थिंग कि हम ये रोज़ ये फ्लाई करते हैं, क्यों? उस वक्त 200-300 जाने ऑन स्टेक लगी होती हैं, हमने जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। इसी तरह जनरल एनेस्थीसिया में और आईवी सेडेशन में ले जाने से पहले बच्चे की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है वो, ये सारी चीज़ें एवेल्यूएट करनी होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, कल फ्राइडे है, कल मैंने एक केस करना है। कल रात मुझे हमारी एक बड़ी कंसल्टेंट होती है, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ना थोड़ी सी खांसी हो रही है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, रात तकरीबन 11:15 बजे की। मैंने कहा मैडम थोड़ी सी कितनी खांसी हो रही है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने वो केस कैंसिल कर दिया। क्यों? आई फील कि दैट चाइल्ड इज़ मिसफिट फॉर द जनरल एनेस्थीसिया। उसकी खांसी ठीक होगी, उसकी एलर्जी ठीक होगी, देन वी कैन डू इट। वाई? सो अगर आप इस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे तो इंशाल्लाह थिंग्स वुड बी गुड। आ जाके उसी पे आ जाती है ना, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की और आज भी मैं कहूँगी कि फिर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। बात यह है कि आप अगर रोड के साइड पे नाई है तो उसी के साथ दांत ठीक करने वाला बैठा हुआ है जिसके ने प्लास रखे हुए हैं दांत निकालने के लिए, जी जी, तो जाहिर ही फिर आपको इन्फेक्शन, मतलब जो जिस मसले के लिए गए हैं उससे ज़्यादा बड़े मसले से आप करा के निकलेंगे। इन एडिशन टू दैट देखें, जनरल एनेस्थीसिया आप किसी प्राइमरी केयर फैसिलिटी में तो दे ही नहीं सकते, और जनरल एनेस्थीसिया के लिए पूरा एक प्रोटोकॉल है, पूरी मशीनरी है। जब वो सारी चीज़ें होंगी तो फिर आप उसकी खुदा ना खासा कोई होने वाली कॉम्प्लिकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे सेटअप में ये काम कर रहे हैं कि जिसमें आपके पास फैसिलिटी, द गुड ER, द गुड कंसल्टेंट्स एंड यू हैव वेरी एक्सीलेंट बैकअप नहीं है, तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे बेहतर है आप वो केस रेफ़र कर दें टू दैट स्पेशलिटी, टू दैट सेंटर कि जहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आप तो एक टीचिंग हॉस्पिटल के डेंटिस्ट्री के डेंटल डिपार्टमेंट के हेड है। एग्जैक्टली। तो आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं और आपके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपकी फैसिलिटीज में आके ऑपरेट भी करते हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि आप वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाते हैं, तो आपकी फैसिलिटी अक्सर बिल्कुल लोगों के डेंटल क्लिनिक से 1000 गुना बेहतर होती है। तो इसलिए लोग, अभी हम बात करें तो हमारे अपने एक जानने वाले डॉक्टर है जो आपके पास आपकी ही फैसिलिटी, और इन फैसिलिटीज़ में देखें ये लोग कुछ इस तरह भी करते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस भी होती हैं कि जी हम कुछ फाइनेंशियल कुछ रिजर्वेशंस, कुछ पैसे बचा लें, जबकि मेरे हिसाब से ना इस तरह की बिल्कुल रिजर्वेशंस नहीं होनी चाहिए। मैंने भी 2 वीक्स पहले अपनी ही फैसिलिटी से एक पेशेंट को रेफ़र किया टू सम अदर फैसिलिटी, बिकॉज मुझे एनेस्थेटिस्ट ने कहा कि सर हमारे पास वी हैव अ ओनली, एंड ही एट दैट मोमेंट ही इज़ 95% कॉन्फिडेंट बट ही इज़ 5% इल कॉन्फिडेंट। मैंने कहा सर आई एम नॉट कम्फर्टेबल, I cannot take the risk of 5 is a very huge percentage for me. Even 1% भी मैं क्यों किसी की जान किसे जो है वो रिस्क लूँ? Because we lack that particular facility, so I referred that patient. देखें किसी के साथ आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर सकते, so it's good कि अगर आप उसको रेफ़र कर दें, someone have that high tech facility which that a particular case में requirement है, तो it should not be a big deal. अब डॉक्टर साहब किन सिचुएशंस में, जी जी, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को भी आइडिया हो जाए, किन सिचुएशंस में आप सेडेशन रेकमेंड करते हैं और किन बच्चों की बात हो रही है, बड़ों की तो एक मुख्तलिफ कहानी है ना, बच्चों के केसेस जो ज़्यादातर आपके सामने आते हैं, किन केसेस में सेडेशन रेकमेंडेड होती है और किस में जनरल एनेस्थीसिया? क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स जैसे कहेंगे कि जी हम फलां हॉस्पिटल में आपके बेटे का ऑपरेशन करेंगे। अब लोगों को तो आदत ये है ना कि एक डेंटिस्ट की चेयर में लेटे हुए हैं और उसी में हो रहा है। बिल्कुल। जब हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम तो वो एक हॉल उठने शुरू हो जाता है, एंजाइटी का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो किन केसेस में सेडेशन यानी कि सीट में, जी जी, और कौन सी केसेस में अस्पताल जनरल? अच्छा, देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द केसेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एंड द आईवी सेडेशन विच वुड बी पॉसिबल ऑन द चेयर साइड। यानी कि डेंटल चेयर के ऊपर जो आईवी सेडेशन की टेक्निक्स हैं, इसकी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ये है आपका एनेस्थेटिस्ट कितना एक्सेलेंटली कॉम्पिटेंट है। Either he or she is going to deliver the anesthesia, ensuring all the safety protocols, the monitoring techniques over the chair side, yes, you can do it.
विद द कंसेंट। और मतलब पहले आपने एनेस्थीसिया जो चेयर साइड पे आपको दे रहा है उससे आपने पूछना है कि जी ये पेशेंट की सिलेक्शन है, इसका ये बॉडी वेट है, इसकी ये हाइट है, इसकी ये डिजीज़ हैं। अगर तो वो आपको अप्रूव करेगा, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम। जो हम चेयर साइड के ऊपर आईवी सेडेशन टेक्निक करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम टाइम जो एनेस्थेटिस्ट मुझे अलाउ करते हैं वो है 60 to 70 मिनट्स, दैट्स इट। ये एक रिस्ट्रिक्शन है, तो आपने अपना प्रोसीजर ऐसे प्लान करना है। क्योंकि जनरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो होते हैं बिल्कुल आप ही के जो एग्जैक्टली डोमेन में जो डोमेन में आते हैं, तो अब मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को तो 90% हॉस्पिटल में ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो रिकंस्ट्रक्शन में इवन इसके अलावा मैं अगर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में कुछ ऐसे केसेस करता हूँ जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इट वुड टेक गुड 2.5 आवर्स 3 आवर्स। दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द चेयर साइड, और रिस्की है, एक्सट्रीमली रिस्की है। अच्छा, तो वो कौन से प्रोसीजर्स है डॉक्टर साहब, जैसे जो अगर पेरेंट्स सुने कि डॉक्टर कह रहे हैं जनरल, तो बंदा ये ना कहे कि नहीं कराना, क्योंकि डॉक्टर साहब हर बंदा आपके पास तो नहीं आएगा। देखिए जनरल जो एनेस्थीसिया कराची में बैठा है, जो क्वेटा में बैठा है, वो आप तक कैसे पहुंचे? जनरल एनेस्थीसिया के अंदर वही प्रोसीजर्स हैं डेंटिस्ट्री के अंदर जो कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स हैं, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में भी इनफैक्ट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली वो पेशेंट्स जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल चाइल्ड, ऑटिज्म, कोई मेडिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, कॉग्निशन डिसेबिलिटी, जिनका मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिनको हम न्यूरो डाइवर्जेंट कहते हैं। न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों में कभी कुछ बच्चों में जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं ऑटिज्म के, उनका ये होता है इशू कि वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं, एक्सट्रीमली नो कॉपरेशन, कोऑपरेट नहीं कर पाते, मुंह को नहीं वो रखते। सो आपको ऐसे, और छोटे बच्चों में भी बिल्कुल। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं। हम ये चीज़ें आईवी सेडेशन में भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगेन इफ़ इन कंपैरिजन जितने भी एनेस्थेटिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, ये भी मैं आपको बहुत ऑन बोर्ड बात डिक्लेयर करूं, वो 90% 99% कंफर्टेबल होते हैं टू डू द केसेस इन द जनरल एनेस्थीसिया, बिकॉज द सेफ्टी फैक्टर ओवर देयर इज़ मच मोर हायर देन द सेडेशन ऑन द चेयर साइड, विच इज़ द आईवी सेडेशन। आईवी सेडेशन के अंदर आपको वही एनेस्थेटिस्ट काम कराएगा जो एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट है, प्लस ही हैज़ और शी हैज़ दैट फैसिलिटी टू मैनेज द थिंग्स और टू मैनेज द एयरवे। सो आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए अब प्रिवेंशन पे हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ पैगाम देते। देखिए हमने ये तो बात कर ली और इस्टेब्लिश कर लिया कि भाई अगर डॉक्टर कह रहा है और आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं, तो वो जो कह रहा है उसकी बात मान लें। आप आज अपने बच्चे का कोई अगर जनरल एनेस्थीसिया में भी कोई प्रोसीजर करा के उसको आगे जाके 50 प्रोसीजर से बचा लेते हैं, बहुत से ऐसे वेरी एक्सीलेंट अप्रोच। और बहुत से ऐसे हमारे इस वक्त व्यूअर्स देख रहे होंगे कि कहेंगे यार अम्मी जी ने ये पहले करा लिया होता, बट अम्मी जी डरी हुई थी कि जनरल एनेस्थीसिया बेहोशी, पता नहीं क्या होगा, मुंडा जागे ही ना, साड़ी कुड़ी जागे ही ना। ऐसे ही है। बट व्यूअर्स प्लीज, मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई, रोबोट पूरी सर्जरी कर देते हैं बिल्कुल वो डाल के इंफॉर्मेशन। तो टेंशन किस चीज़ की है? सिडेशन से नहीं डरना, उससे डरे कि आगे जाके आपको 50 लाख का कोई दांतों का काम कराना पड़े और आपका बच्चा या आपकी बेटी या बेटा किसी लंबे मसले में फंस जाए। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब प्रिवेंशन का पैगाम। प्रिवेंशन का मेरे लिए सबको जनरल एनेस्थीसिया और आईवी सेडेशन के हवाले से यही मैसेज है कि देखें ये टेक्निक जो है वो कोई नई नहीं है, डेंटिस्ट्री के अंदर और इवन मेडिसिन के अंदर ये पिछले 65 ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से प्रैक्टिस हो रही है ऑल ओवर द ग्लोब। सेकेंडली इससे खौफ नहीं खाना है और अच्छे सेटअप में जाएं जहां हमारे पास गुड एनेस्थेटिस्ट मौजूद हैं और पूरी टीम मौजूद है, तो इस प्रोसीजर की सेफ्टी ऑलमोस्ट 100% है। सो कीपिंग दिस इन माइंड आप लोग अपने बच्चों को लेकर आएँ और ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है और बहुत स्पेशलाइज्ड टीम्स होती हैं जो कि बच्चों को एनेस्थीसिया डिलीवर करते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, जो बात हमेशा डॉक्टर साहब ने जब लास्ट टाइम आके कही तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ये गाइड किया कि भी दांत ब्रश करने हैं दिन में 2 दफ़ा, बड़ी बेसिक चीज़ें। यू हैव टू, मतलब ब्रशिंग योर टीथ एक्चुअली अगर हम ये कहें कि 90% आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करते थे तो ये बात गलत नहीं है। ये बात गलत नहीं है। सो दांत ब्रश करें, अपनी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, मेक श्योर कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको बच्चों के दांतों में नजर आ रही है या बच्चा अगर कंप्लेन कर रहा है कहीं से स्वेलिंग हुई हुई है, तो प्लीज़ विजिट करें, प्लीज़ डॉक्टर को विजिट करें। और व्यूअर्स प्लीज़ ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि डेंटिस्ट को सिर्फ तब विजिट करना है जब पक्के दांत आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। जब बच्चे का पहला दांत आता है आपको 6 महीने की उम्र में, इट शुड बी रिकमेंडेड यू शुड विजिट टू योर पीडियाट्रिक डेंटल पर्सनल। बिल्कुल सही। सो ये कुछ चीज़ें करें, साथ में जब डॉक्टर आपको गाइड करता है जिस तरीके से वो गाइड करता है उस तरह से चले, वरना व्यूअर्स डॉक्टर के पास जाते क्यों हैं?
अगर हमने डॉक्टर को जाके बताना है कि उसने क्या करना है, तो उसकी इतने साल की जो पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उसका क्या फ़ायदा। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, ChatGPT आपकी प्रॉब्लम्स नहीं डायग्नोज कर सकता। हाँ, आपके नुस्खे के ऊपर आपको बता सकता है कि ये इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, लेकिन जब तक फिजिकली डॉक्टर नहीं देखता, आप फोटो खींच लेते हैं बच्चे की दांत की और उसमें डाल देते हैं और कहते हैं जी इसका क्या करें। तो व्यूअर्स प्लीज़, इतने साल पढ़ के अगर डॉक्टर बनता है तो मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें और अपने बच्चों के मसले का हल ढूंढें, और जैसे डॉक्टर गाइड करता है, इफ़ यू ट्रस्ट योर डॉक्टर देन फॉलो इट। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बच्चों पे अब बात करेंगे कि जो बच्चों के स्केड्यूल ऊपर नीचे हुए में हैं यानी जो बैक टू स्कूल से आपे हैं उनको कैसे हल करें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई बहुत ही प्यारी सहेली, बहुत ही लाडली दोस्त, और शुक्र है कि आज अकेले मिलने का मौका मिल गया, वरना तो जब भी प्रोग्राम पे आती है हजूम में बैठी होती है और हजूम को ही मैं संभालती रह जाती हूँ। और आज व्यूअर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। कुछ लोग हंसेंगे लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चों की रूटीन सीधी हो नहीं रही, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। गर्मियों में पूरा सिस्टम उल्टा कर दिया, अब जब स्कूल रीस्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले तो सब कन्फ्यूजन में है कि क्या करें क्या ना करें। ना बच्चे सुबह सही टाइम पे उठ रहे हैं, स्कूल लेट, टीचर्स अलहदा तंग, बच्चे क्लासरूम्स में सोए हुए हैं। सो हमारे साथ गुल हसन है जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और 16 साल से ज़्यादा का इनका तालीम से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम गुल। अस्सलाम वालेकुम जुगैन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आप एक्स्ट्रा प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आपका प्यार है। क्यों, स्कूल खुलने की बहुत खुशी हुई है आपको? खुशी भी उजड़ है। गए हैं आप बहुत ही हम भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आधा टाइम बच्चे सो रहे हैं, सुबह में नींद पूरी नहीं हो रही, रातों को आदत नहीं है उनको जल्दी सोने की, सो सुबह उनसे उठा नहीं जा रहा। क्या लंबी, क्या इतनी बड़ी समर ब्रेक, देखो बहुत से ममालिक में 2-2 महीने की होती है, हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट 3.5-4 महीने की हो जाती है अगर आप हिसाब लगाओ। 3 महीने तो जरूर है। 3 महीने तो है, बिल्कुल है। तो क्या इतनी लंबी समर ब्रेक सेंसिबल है? पर्सनली आस्किंग नहीं है, ये नहीं मैं होनी चाहिए। वैसे ही पूछ रही हूँ मैं, नॉट बिकॉज मेरे तो बच्चों ने स्कूल वापस शुरू है गुल, मैं तो बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि मैं जब वापस काम से घर जाती थी तो हम लोग हल्ला गुल्ला ये वो, वरना जब मैं काम से फ्री होती हूँ सारी चीज़ें डन होती हैं तो बच्चों ने अभी स्कूल से आना होता है, फिर उनकी दूसरी रूटीन होती है। समर्स में टाइम ज़्यादा मिलता है बच्चों के साथ, तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज पेरेंट्स जो चाहते हैं कि बच्चों की लंबी लंबी छुट्टियाँ हों। आई टोटली एग्री विद यू वहाँ पे, बिकॉज मुझे भी लगता है कि 8 हफ्ते बहुत टाइम है बच्चों के लिए। उन 8 हफ्तों में ही बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, और जब हम उस 8 हफ्तों को प्रोलॉन्ग करके 12 से 14 हफ्तों पे ले जाते हैं तो बिल्कुल वो आवे का आवा ही बिगड़ जाने वाली सिचुएशन है। ना टाइम पे सो रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना टाइम पे खा रहे हैं, ना कोई पढ़ाई हो रही है, स्क्रीन टाइम का कोई लिमिट नहीं है। बट देखिए ना, ये हॉलीडे होमवर्क वाला जो सिस्टम है, कुछ स्कूल्स देते हैं कुछ नहीं देते। सिर्फ ये फ़र्क है कि अब कहा है कि चीज़ ज़रूरी नहीं है करना। 90% बच्चे नहीं करते हॉलीडे होमवर्क। 90% से ज़्यादा भी आई थिंक नहीं करते, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स उसको ग्रेडिंग नहीं करते उस होमवर्क। भाई मैं हसन को मिन्नत तरले पे उससे मैंने करवाया, उसकी वो किताब ख़त्म जो स्कूल से उसको मिली थी कि जी ये रिफ्रेश करने के लिए, वो करे ही ना। वो कहे मामा नोबडी इज़ डूइंग इट, मामा मेरा कोई क्लास फेलो नहीं कर रहा। और बच्चे नहीं करते हैं बिकॉज बच्चों की रूटीन ही नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इन छुट्टियों में कुछ पढ़ना है। बट क्या ब्रेक ज़रूरी नहीं होती? ब्रेक ज़रूरी है, आई थिंक इतनी लंबी ब्रेक ज़रूरी नहीं है, मे बी 2 वीक्स। आप अपने घर का सिस्टम फिर कैसे ठीक करती हैं? अपना सिस्टम मेरे घर का सिस्टम भी यही है। मेरे बच्चे क्योंकि बड़े हैं, हाँ। तो मेरे लिए आसान है उनको थोड़ा सा उनका स्केड्यूल सेट करना। लेकिन वही बात कि एक हफ्ता 10 दिन पहले से, एक छोटे बच्चे का स्केड्यूल आपको 10-15 दिन पहले से सेट करना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मंडे को स्कूल है, आप संडे को 8 बजे तो नहीं सुला सकोगे एक बच्चा जो 3 महीने से 1-2 बजे सो रहा है। मेरे बच्चों को 9 o'clock बेड टाइम होता है गर्मियों में, छुट्टियों में, और जब 9-9:30 तक, और जब स्कूल होता है तो 8 PM इन बेड, 8:30 तक वो सो जाते हैं। आपके लिए उसको 9 को 8 करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं यही आपको कहने लगी थी, वो 9:30 से 8 बजे बेड टाइम एक स्यापा था। मैंने इसीलिए तो शुरू नहीं ज़्यादा जल्दी किया, कुछ मैंने कहा 1-1.5 घंटे का ही हमने किया था, कुछ लास्ट समर तो अजाब ही पड़ गया था। जब वापस बच्चे स्कूल गए 2 हफ्ते तक बच्चे ऐसे थे जैसे ज़ॉम्बी। टीचर मुझे फ़ोन करके कह रही है हसन टेबल पे ही सो गया ना, ऐसे तो नहीं। और ऐसे हो रहा है ना आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे ऑब्वियसली हमारे बच्चे क्योंकि बड़े हैं
तो सुबह फजर के टाइम पे जब हम उठते हैं तो वो सो रहे होते हैं। हाँ जी। तो उनके लिए तो और भी मुश्किल है, लेकिन चलो एक बड़ा बच्चा इतना सेंसिबल है कि उसको पता है कि अगर एक दिन वो जाग गया है तो वो 2 दिन में 3 दिन में अपनी रूटीन सेट कर लेता छोटे है। बच्चे के तो रोने निकल छोटे जाते बच्चों की तो माओ की जिम्मेदारी है ना, तो आपको 15 दिन पहले से उनकी रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करें। आपने 9 से 8:30 पे लाने की बजाय अगर आप 15 दिन पहले 9:30 को 9 करती, फिर उसको 9 को 8:30 करती, तो आपके लिए आसान हो एंड आई जाता है। कांट टेल यू कि कल रात को भी ये लोग 9 बजे से पहले नहीं बैठ क्योंकि कल फिर एक छुट्टी आ गई ना, 2 दिन स्कूल गए, फिर एक छुट्टी आ गई, उनको फिर वो मौका मिल गया टू ब्रेक दैट पैटर्न, वो स्कूल स्केड्यूल्स फिर से खराब हो गए। मैं सिर्फ वो जो बात पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि मुझे 1.5 घंटे पे वापस ले जाने में एक अजाब पड़ है, तो जिनके बच्चे रात के 2 अव्वल तो रात के 2 बजे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 साल की भी छुट्टी है बच्चों की, रात के 2 बजे तो वैसे ही अनहेल्दी है जिस्मानी तौर पे बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों की रूटीन है ना, ये मेरे अपने बच्चों की है, मैंने किसी और को क्या कहना। हाँ, लेकिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। बच्चों की जान, ग्रोथ जो नहीं होती, फिर छोटे-छोटे ना बच्चे खाने होते का हैं। टाइम है ना सोने का टाइम है, फिर जिस वक्त मैं काम पे जा रही हूँ वो सो के उठ रहे हैं, और मेरा उनका तसल्ली ये होती है कि हमारा क्वालिटी टाइम कहाँ स्पेंड होगा। सो व्हाट टू डू नाउ? देखो वो 2 हफ्ते तो अब निकल गए ना, बिल्कुल। अब हम वापस नहीं जा सकते। बिल्कुल। इस वक्त प्लीज एक दफा बता दें कि पेरेंट्स स्केड्यूलिंग कैसे करें जो एक टीचर को भी सूट करती है, कि एजुकेशनर्स को जब उनके पास बच्चे आते हैं, और जो पेरेंट्स को भी सूट करेगी। एक वर्केबल सिस्टम बताएं। अभी बहुत सारे स्कूल्स आज खुले हैं, तो खुदारा आज जब बच्चे घर आए तो उनको सोलाएं नहीं फॉर दोपहर को। वो जो एक है ना कि नैप लेनी है, पावर नैप लेनी है, दोपहर में सोना है, वो ना करें। आज के दिन ज़रा पुश करते करते उनको 7, 7:30, 8 बजे तक ले जाएं, ऑटोमेटिकली कल का दिन बेहतर होगा। सुबह जल्दी उठेंगे, रात को नींद पूरी हो चुकी होगी, दोपहर की नैप, ऑब्वियसली मेजॉरिटी छोटे बच्चे स्कूल से आके सोते हैं, और स्पेशली इस केस में तो सोएंगे क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हुई। और अगर वो दोपहर को आज और कल में सो गए ना व्यूअर्स, तो प्रॉब्लम ये होगा वो फिर 6 घंटे जब सोएंगे ना, और आप लाड में नहीं उठाएंगे, हाँ, कि बेचारा सोया नहीं रात को, सारी रात सोया नहीं, तो फिर वो सारी रात फिर लेकिन वो जागेगा। एक दिन में रूटीन सेट हो जाएगी अगर आज दोपहर को नहीं सोने देंगे, बिकॉज कोई बहुत ना, सारे सिर्फ स्कूल्स तो आज खुले हैं। लंबे सफर से जब आते हैं, जेट लैग जब आपको होता है, Exactly, तो हाँ। क्या कहते हैं कि जी 1-2 दिन प्लीज सिर्फ रात बर्दाश्त को कर सोने लें। बर्दाश्त कर लें। हाँ, तो ये माओं को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, बच्चे क्योंकि झटके लग रहे होंगे, क्रैंकी हो रहे होंगे, तंग करेंगे, लेकिन वो कुछ घंटे अगर उसको पुश कर देंगे, 3 की बजाय अगर 6:30, 7 बजे सुला दें इंस्टेड ऑफ 8 या 8:30, थोड़ा घंटा पहले यहाँ से टॉलरेट कर लें, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, कल 2 दिन में रूटीन सेट हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि नई क्लासेस भी बहुत हाँ, से बच्चों बिल्कुल। की स्टार्ट हुई है, तो ये मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से स्केड्यूल्स हैं जो पेरेंट्स को, ये तो एक हो गया ना सोने का, बट उसके अलावा एज एन एजुकेशनिस्ट आपकी क्या रिकमेंडेशन होती है कि बच्चे कब पढ़ें, कितना टाइम ब्रेक लें, कितना टाइम सोएं? बिकॉज होता ही है कि कुछ माँ बाप 6-6 घंटे स्कूल के बाद पढ़ाते हैं, बड़ी और जाती कुछ है। माँ बाप किताबें नहीं देखते। तो बैलेंस होना तो हर तरह बहुत जरूरी बट है ना। व्हाट इज द राइट फॉर्मूला? देखो I जब think- हम छोटे होते थे इट वाज डिफरेंट गोल। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, चलो वहां से स्टार्ट करते हैं, 4 से 6, 7 साल का बच्चा, हाँ। तो आई थिंक 30 to 40 मिनट्स एक गो में बैठ के पढ़ाना। छुट्टियों में क्योंकि स्कूल नहीं है, स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना है, कोई एक्टिविटी नहीं है, 30 to 40 मिनट्स पढ़ा के थोड़ी ब्रेक दे दें। मैं बात कर रही हूँ अब अभी भी अभी आजकल जो आज स्कूल देखो, खुल अब गए हैं ना, आज तो 20 मिनट पढ़ा लें, 20 मिनट पढ़ा लें। 2 घंटे पढ़ाने से उस बच्चे की नींद नहीं पूरी हुई, पहले नींद नहीं पूरी हुई, स्कूल में झटके लग रहे हैं, वो सोया नहीं है, आज होमवर्क करा लें, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कराना है तो जो स्कूल ने होमवर्क दिया है बस वो कराएं और उसको सुला दें टाइम पे। ओके, अब बच्चे रूटीन में आ गए, सेट हो गए। एक बच्चे का दिन का स्केड्यूल होना क्या चाहिए? सुबह उठा, नाश्ता किया, स्कूल गया, वापस आए, खाली नहाए पेट स्कूल धोए। नहीं जाना, मैं हर बिल्कुल स्टेप पे नहीं आपसे जाना, पूछूंगी, बिल्कुल नहीं क्योंकि जाना। बहुत से लोग अपने बच्चों को सुबह इसलिए नाश्ता नहीं कराते कि स्कूल में खा लेंगे। हाँ, वो तो 11 बजे खाएंगे, तो जो पहली 4 क्लासेस हैं जहाँ पे ब्रेन को कुछ फीड ही नहीं हुआ उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, तो एक हेल्दी नाश्ता सुबह में देना, और जो लंच में भी प्रोसेस्ड खाने हैं फिर वो ऑब्वियसली उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो एटलीस्ट सुबह में एक हेल्दी मील लेकर जाएं, फिर घर आए, नहा धो के, खाना खा के। अगर बच्चा आपका ऐसा है जो नैप लेता है, नहीं, मैं ये पूछ रही थी क्या फौरन फिर पढ़ाई करा नहीं, के बिल्कुल दिन नहीं। मुकाएं या ब्रीदर दें? बिल्कुल नहीं, फौरन नहीं। मेरी अम्मी तो हमें 4 बजे ट्यूशन पे भेजती थी और 6 बजे हम लोग वहाँ से फ्री हो जाते थे, और बीच में, और स्कूल उस जमाने में 1:30 खत्म होता था। Exactly. तो हमें 2.5 घंटे की ब्रेक मिलती थी, ब्रेक घर आते बहुत थे, लंच जरूरी है। खाते थे, थोड़ा बाहर खेल लिया, उछल लिया, कूद लिया। अब तो स्कूल से अभी बच्चे आते नहीं है कि उसको आते गाड़ी भी में लेट है किताबें ना, खोल देते 2:30-3 बजे पहुंच रहे हैं बच्चे, ट्रैफिक इतनी है, स्कूल्स दूर हैं, तो बच्चों को नैप दें। अगर आपका, देखो हर बच्चा अगेन फ़र्क है, कुछ बच्चे बगैर सोए कर लेते हैं ऑपरेट, कुछ नहीं करते, तो वो तो माँ ने आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि नैप देना बहुत ज़रूरी है तो सुला दो 1 घंटा। अब उसमें भी वही आप वाली बात के 6 घंटे 4 घंटे के हाय बेचारा वाली चीज़ तो गलत है ना। एक पावर नैप दें,
फिर बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल प्ले का भी टाइम मिलना चाहिए ना। तो घंटा डे, अव्वल तो इतना होमवर्क कोई भी स्कूल, मेजॉरिटी स्कूल्स शुरू में इतना होमवर्क नहीं देते, ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक 30 to 40 मिनट्स होमवर्क करें, उसके बाद बाहर निकालो उनको, खेलें बाहर, फुटबॉल खेलें, कुछ तो बाहर जाके करें जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बजाय कि वो टीवी के आगे बैठ जाएं। ठीक है, वो भी बच्चे करें, मैं नहीं कहती कि ना करें। देखिए मेरा घर में टीवी टाइम 6 to 8 का है। हाँ। अब उसमें कोई भी 1 घंटा, जैसे अगर हसन फुटबॉल खेलने के लिए गए हुए हैं तो वो घर पहुंचेंगे 7 बजे के करीब, जल्दी से शावर लेके नीचे आ जाएगा और वो 1 घंटा 45 मिनट्स तक अपना टीवी देख के 8 बजे ऊपर। बिल्कुल, फुटबॉल खेला ना उसने, फिजिकल प्ले किया। मैं भी टीवी टाइम देती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ नूर का जिम्नास्टिक्स, हसन का फुटबॉल, स्कूल की एक्टिविटीज़ के अलावा चलता है। वो बहुत ज़रूरी है, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन इन गैजेट्स में हो गई हुई है कि उनको फिजिकल प्ले का दिल ही नहीं करता, उनको फोर्स करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। और मेरे वाला, मुझे लोग कहते हैं तुमने इतने पेट्स घर में रखे हुए हैं। मैंने इसलिए भी पेट्स रखे हैं क्योंकि एक तो क्योंकि जानवरों से मुझे प्यार भी बहुत है, मेरे बच्चों को भी है, बट जब वो जानवर से खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त वो फ़ोन डिवाइस को नहीं हाथ लगाते। देखो कोई डिस्ट्रैक्शन दी है ना तुमने उनको, मतलब डिस्ट्रैक्शन तो नहीं, खैर मतलब कंपेनियंस हैं तो चलो तुम लोग खेलो, तुम लोग एंजॉय करो, गैजेट से, स्क्रीन से तो हट जाते हैं ना, तो क्योंकि बच्चों हर को, बात हाँ, पे जवाब ही आता है आई एम बोर्ड। तो वो उसके लिए भी हमें ही प्लेटफॉर्म्स देने ना, माँ बाप का काम है। और देखो अब बहुत सारे माँ बाप, माएँ ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, अक्सर माएँ ऐसी हैं जो 6 से 7 बजे तक 60 to 70% माएँ तो काम कर रही हैं, जो कहना मे बी मोर, करना पड़ता ठीक है। है, करना पड़ता है। तो माँ अगर 6 बजे आ रही है तो माँ को भी थोड़ा सा मेंटल ब्रेक चाहिए उस वक्त। अब एग्जॉस्टेड माँ है, अपनी सारी फ्रस्ट्रेटेड औलाद पे निकालेगी, फ्रस्ट्रेशन है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग क्या होती है, और जो आप बात कर रही हैं इफेक्ट होने की, क्या हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी इफेक्ट होती है बिल्कुल बच्चों होती की है। और माँ बाप? स्लीप डिप्राइव्ड है, क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा। देखो एक माँ की अफेक्शन, एक माँ का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, आपको क्या एकदम से आपका डोपामीन हिट होता है, कहाँ जाता है। उसी तरह एक बच्चे को भी एक माँ के साथ टाइम चाहिए। नींद पूरी नहीं हुई हुई, खाना अच्छा नहीं खाया हुआ, उसको रेस्ट नहीं मिला हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैपेबिलिटीज इफेक्ट हो गई ना। फौरन आपका लेवल ऑफ जो भी आपने परफॉर्मेंस देनी है, किसी भी फील्ड में देनी है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर फील्ड में एक उसके पीछे एक बड़ी एफर्ट जाती है। लेकिन गुल एक ऑब्सेशन है स्ट्रेट एज के साथ, एक ऑब्सेशन है। हर क्लास के बच्चे के कैसे ए स्टार्स आ सकते हैं? और एक घर के भी 3 बच्चों के स्ट्रेट एज नहीं आ सकते, हर बच्चा फर्क है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट जीनियस लेवल की मेरी बहन का दिमाग है। आई वाज़न्ट बुक स्मार्ट, आई डिड वेल यूनिवर्सिटी में, कनाडा में जाके बहुत दफा ये बात कर चुके हैं। पाकिस्तान में तो जब मैं पढ़ रही थी, सच्ची बात तो ये कि व्यूअर्स, क्योंकि मैं न्यूरो डाइवर्जेंट थी, आई डिड ADHD एंड आई वाज स्लाइटली ऑन द स्पेक्ट्रम। डायग्नोज मैं कहीं जाके अपनी 40 साल की उम्र पे हुई। अगर उस वक्त पता होता, अब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उस देखो वक्त मैं awareness अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से भी बाहर ये बात कर रहे थे हम कि अवेयरनेस नहीं है, अभी भी नहीं है। और प्लीज शुगर, वाइट चीनी, आर्टिफिशियल शुगर से बच्चों को जितना दूर रख सकते हैं रखें। और ये हम दांतों की वजह से नहीं बात करें कि अभी नहीं, डॉक्टर mental साहब health जो है और वो academic गए हैं। profile के point of view से भी दांतों को बात तो करें। करती है, सो करती है, हाँ। लेकिन जो दिमाग का आप बताइए, एज अ एजुकेशनलिस्ट, सफेद चीनी आपकी नजर में क्या चीज है? आई थिंक जहर है, बिल्कुल एक 1 वर्ड पॉइंट आंसर है कि जहर है। फ्रूट्स दें, नेचुरल शुगर्स उसमें बथेरी हैं। अगर बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है कि जी हमें कुछ तो शुगर की फॉर्म जानी चाहिए, तो फ्रूट्स दें। और फ्रूट्स पे, जूसेस पे ना जाएं, फ्रेश फ्रूट पे जाएं। खाना खुराक उनकी अच्छी से अच्छी करें। किसी भी अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे एक बैकग्राउंड चला आ रहा है। किसी भी अगर हम स्पोर्ट्समैन को ही देख लें, उन्होंने भी अगर परफॉर्म करना है तो वो उसके पीछे कितनी मेहनत करते हैं। 100%। उसी तरह अगर एकेडमिक प्रोफाइल एक बच्चे की बेहतर करनी है तो उसके पीछे भी बहुत, उसमें उसका अच्छा खाना, अच्छा सोना, क्वालिटी टाइम विद पेरेंट्स, एक अच्छा उस्ताद का होना, ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही। तो एक दफ़ा जल्दी से किचन में भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ें तैयार है और आपका पैगाम भी लेना है मैंने, फॉर पेरेंट्स, फॉर व्यूअर्स एंड इवन फॉर ओल्डर बिल्कुल स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं। हाँ जी, किचन। जी जुगन आपी, शनवारी चिकन कीमा जो है रेडी हो गया है, सैलेड और रायते के साथ उसको सर्व किया है। अब आपने एंजॉय करना है। लुक्स एब्सोल्युटली लवली। व्यूअर्स, वही वाली चीज़ जो आप बाहर खाते हैं घर पे बना लें, हेल्दी साफ़ सुथरे अंदाज में। बिकॉज एक और बात बताऊँ व्यूअर्स, गर्मियों की छुट्टियाँ और चीज़ें तो बच्चों की एजुकेशन को जैसे भी मुतासिर करती हैं। जब बच्चा बीमार होता है ना, और अल्लाह माफ़ी दे उसको टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि आपने उसको बाहर से गंदी चीज़ें खिला के पैसिफाई करने के लिए आप देते रहे, तो याद रखिएगा वो जो 3 से 4 हफ्ते की उस दौरान छुट्टी होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जी, योर मैसेज। माय मैसेज इज कि एक तो ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं हो सकता,
तो स्लो एंड ग्रेजुअली एंड पेशेंस के साथ बच्चों की रूटीन पे काम करें। ठीक है। हाँ, लेकिन वही बात जो आपने पूछी थी कि जल्दी कैसे हो सकता है, तो जल्दी का तरीका तो यही है कि आप उनको थोड़ा टाइम देके एक दिन ज़रा पेशेंस से बर्दाश्त कर लें। ज़रा क्रैंकी हो रहे हैं तो ना सोने दें, क्योंकि फोकस आज हमारा ऐसी चीज़ पे है कि बच्चों की रूटीन कैसे सेट करनी है। और प्लीज़ उनके खाने पे, उनकी डाइट पे उतनी इंपॉर्टेंस दें जितनी आप उनके ग्रेड्स पे रिक्वेस्ट करें कि जी ग्रेड्स भी ये आएँ। तो उसके लिए पीछे जो काम करना है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। वो बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आगे रिजल्ट मिलेगा ना। खाली आप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं और उसके पीछे कोई एफर्ट नहीं पुट इन हो रही, तो रिजल्ट भी नहीं मिलता ना वैसा। देखिए, हम अपने बच्चों को तो यही बात कहते हैं कि बेटे पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बिल्कुल। बढ़ोगे। तो अगर हम अपने बच्चों की स्केजुलिंग पे, रूटीन्स पे और इन चीज़ों पे वर्किंग नहीं करेंगे तो व्यूअर्स बच्चे तो फिर उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, दैट वर्क्स फॉर देम। बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों के बच्चे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं या जिनके पास और बच्चे आके सीख रहे होते हैं, यूजुअली वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बड़े डिसिप्लिन और प्रॉपर स्केजुलिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हों या PhD डॉक्टर्स हों। दे कैन बी रेगुलर पीपल जिन्होंने अच्छे सिस्टम्स बनाए और उन सिस्टम्स के थ्रू उनके सारे बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की और उनमें से कोई जीनियसेस भी निकल आए। डिसिप्लिन होना चाहिए ना लाइफ में, आपके टाइम टेबल्स के साथ आप चल रहे हो, स्केड्यूल्स के टाइम के साथ आप चल रहे हो। और वो हमने ही करना है एज एडल्ट्स। आप 4, 5, 6 इवन 9 साल के बच्चे से इवन आप 15 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बड़े का बड़ा होना हाँ, कहीं तो नजर आए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कुल। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम सो ग्लैड वी गॉट one-on-one टाइम विद द एंटायर पाकिस्तान Thank you so and much. people abroad also. Yes, Thank हाँ. you so much. Thank अच्छा you व्यूअर्स, so हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे एक माइनिंग एंटरप्रेन्योर। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ द कसूर चेंबर ऑफ कॉमर्स और मज़े की बात ये है कि ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ आई थिंक एनी चेंबर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान। देखते हैं कि ये फैक्ट सही है कि गलत है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे बहुत खुशी होती है जब टैलेंटेड यंग लोग हमारे सामने आते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका रुझान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ होता है। अब जैसे कि आज के हमारे गेस्ट, उन्होंने कहा वैसे आजकल उम्र कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा बेटा इस केस में आपकी एज आपके क्रेडिट को जाती है, तो उनकी इजाज़त से शेयर कर रही हूँ कि 25 साल के आज हमारे साथ एक माइनिंग एंटरप्रेन्योर है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं कसूर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इनका टेन्योर अभी ख़त्म होने वाला है, यानी कि 23 की एज पे एज को फाउंडर इन्होंने कसूर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को डेवलप किया, उसको बनाया। 2 साल से अपना टेन्योर सर्व करते रहे हैं। एंड मतलब 25 साल की उम्र पे तो लोगों को, व्यूअर्स, ये नहीं पता होता कि वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं। ये बच्चा तो माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रहा है। हमारे साथ हैं जुनेद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम जुनेद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहूँगी फॉर प्रोड्यूसिंग सच अ ब्रिलियंट यंग मैन, माशाल्लाह। थैंक यू। अब मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ जुनेद। पता है जब आपका मुझे पता चला, और कैसे पता चला, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में अपना भी अपने आप को इंडक्ट करी थी, अपने ब्रांड्स को, ये वो, आपको पता है बातें होती हैं तो फिर एजेस की बात होती है कि यार फ़लाँ ने, वो यंगेस्ट है, उसने ये किया, उसने डेवलप किया। तो आपका भी नाम आया कि यार एक बड़ा, वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द चेंबर ऑफ एनी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो कसूर में। उधर से बात शुरू हुई, फिर हमने आपको ढूंढा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ हैपेंड। तो मुझे ये बताओ कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से होती है? सो बेसिकली बोर्न एंड रेज्ड इन अ बिजनेस फैमिली, और बचपन से ही फैमिली में बिजनेसेस को देखा और मल्टीपल बिजनेसेस को देखा, और किस तरह बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह उनको सॉल्व किया जाता है। उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बहुत मेजर रोल था, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस से भी ताल्लुक़ रहा। तो अगर आपने बाहर से किसी को इनवाइट करना है तो उसके लिए अक्सर मैं जाता था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनविटेशन लेटर लेने। बट कौन से चेंबर ऑफ कॉमर्स में? उस टाइम पे हम एसोसिएटेड थे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। मैं वही कहने लगी थी कि उस कसूर का तो आप लोगों ने बनाया है। जी, तो कसूर में बहरहाल हमारी जो बैकग्राउंड है वो कसूर से एसोसिएटेड था, और उसमें एक गैप हमने फ़ील किया जब हमने कसूर में बिज़नेस स्टार्ट किया। तो कसूर में गैप फ़ील किया कि कसूर की बिज़नेस कम्युनिटी बहुत स्कैटर्ड है,
और सबसे पहले किसी भी जगह पे डेवलपमेंट करने के लिए एक यूनिटी चाहिए होती है, और बिज़नेस कम्युनिटी की यूनिटी एक बैकबोन होती है किसी भी जगह को ग्रो करने के लिए। और कसूर एक ऐसी जगह है जिसके हालात ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए गए हैं, क्योंकि एक वन पॉइंट उस एरिया की थोड़ी रेपुटेशन भी ख़राब हुई, कुछ हालात वाक़यात, बट जगहें ठीक तभी होती हैं बेटा जब आप वहाँ पे प्रोग्रेस लेके आते हैं, जब वहाँ पे इंडस्ट्री लेके आते हैं। तो इसी तरह फिर हमने जब कसूर में बिज़नेस सेक्टर को देखा तो कसूर में एक बहुत पोटेंशियल हमें नज़र आया, और हर सेक्टर में नज़र आया, क्योंकि लाहौर एक इस टाइम पे ओवर सैचुरेटेड हो चुका है, और लाहौर की सैचुरेशन कसूर बिल्कुल उसके साथ लिंक्ड एक सिटी है बहुत ही करीब, और सारी इंडस्ट्री अब नेक्स्ट इंडस्ट्री कसूर शिफ्ट की जा सकती है, और कसूर में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी तक सिर्फ हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं और उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, जबकि उसमें सबसे बड़ी वैल्यू एडिशन की जा सकती है एज अ कंट्री। 100%। तो उन सारी चीज़ों पे वर्किंग करने के लिए हमने उस टाइम पे फील किया कि यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था किस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी डिस्ट्रिक्ट को ग्रो करते हैं, उनकी इंडस्ट्री को ग्रो करते हैं, गवर्नमेंट के साथ और बिजनेसमैन को ब्रिज करते हैं। तो इन सारी इसलिए एक 22-23 साल के यंग मैन ने, देखिए फॉर समवन माय एज बच्चा ही हुआ ना, Yeah. माय किड्स आर योर एज, माय सन हमजा इज 20, बिल्कुल। माय यू नो जो मेरे बोनस चिल्ड्रन हैं जो मेरे हस्बैंड की प्रीवियस मैरिज से 28 एंड 25 नाउ माशाल्लाह, सो यू आर इन दैट एज कैटेगरी। तो मैं तो उनको भी जब देखती तो मैं कहती ये तो बच्चे हैं, तो इतना बड़ा काम करना। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या आया लोगों का जब आपके एज के एक यंग मैन ने आगे जाके कहा कि जी आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके काम का हिस्सा था इन लोगों को साथ बिल्कुल। एक करना। उसके बाद मैंने अपने फाउंडर के साथ और हमारी जो एक प्रपोज टीम थी वो हमने एक बॉडी बना के इस पे वर्किंग स्टार्ट की, अपने साथ लोगों को ऐड ऑन किया। नहीं, बट मैं ये पूछूं, बीइंग अ यंग मैन एंड अ यंग एंटरप्रेन्योर, आपको रिस्पांस कैसा मिला? क्योंकि देखिए जब 60 साल के बुजुर्ग जब कहेंगे कि यार हम ये कर रहे हैं आ जाओ, तो सारी कम्युनिटी आएगी। जब यंग बच्चा जाएगा तो रिस्पांस डिफरेंस होता है। स्टार्ट में थोड़ा रिस्पॉन्स कह लें कि इतना ट्रस्ट नहीं था यंगस्टर्स के अंदर, और वो इतना फील नहीं कर रहे थे जो हमारे सीनियर लीडरशिप थी कि शायद ये कर पाएँ ना कर पाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से लेके चल पाएँ ना लेके चल पाएँ। बट ओवर टाइम आज 3 साल का टाइम गुजर गया है, नाउ आई फील लाइक एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी और बहुत कॉन्फिडेंट है। ऑफ कोर्स अच्छा, अब नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के ट्राई करो। इसमें ये होता है कि हम इमीडिएटली प्रेसिडेंट नहीं आ सकते, हमें फिर एक टेन्योर का गैप देना होता है। ठीक है। तो इस एक टेन्योर का गैप देने के बाद फिर नेक्स्ट टेन्योर में You'll try अगर for मुझे it. फील किया सारी कम्युनिटी ने कि आई कैन मेक बेटर वर्किंग फॉर देम, तो ऑफ कोर्स आई विल कम। माइनिंग एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो मैं आऊँगा एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। कोई भी एक हमारा यंगस्टर या बिजनेसमैन सोचता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ फैक्ट्रीज, बिल्डिंग बिग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप ये चीज़ नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि कोई एक फिजिकल सेटअप है, वहाँ पे एक बड़ी सी कोई और मतलब यू नो पीपल ऑलवेज थिंक एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है करोड़ों भी नहीं अरबों की इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। बंदा वैसे ही पीछे हो जाता तो है। ये एक मिसकंसेप्शन है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बेसिकली आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम और उसके अराउंड एक वैल्यूएबल सॉल्यूशन क्रिएट करना। वो सॉल्यूशन आपका सर्विस बेस्ड भी हो सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सॉल्यूशन भी हो सकता अब है। देखिए मैं जो काम करती हूँ वो सर्विस बेस्ड है। बिल्कुल। मैं होस्टिंग करती हूँ या मैं एक्टिंग करती हूँ, उसके मुझे पैसे मिलते हैं। Yeah. मैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हूँ या जो मैं उनका नाम नहीं लेती, ऑब्वियसली इट्स अनप्रोफेशनल, बट वो जो बनाती हूँ अब वो हो गया कंज्यूमर व्हाटएवर, राइट? बिल्कुल। और फिर तीसरा क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का फॉर्म? एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब अगर चीज़ें बता दो, क्योंकि जब आप टेक्निकल बातें करते हो ना हम ज़रा आवाम पीछे रह जाती है। व्हाट आई मीन इसके एग्जाम्पल के साथ। एग्जांपल में इसमें आ जाता है B2B बिजनेसेस हैं, जो बिज़नेस टू बिज़नेस प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है। आप उसमें कोई वैल्यू एडिशन कर लें, कोई चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, आप उसका सब्स्टिट्यूट पैदा कर लें, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर लें। जैसे मुरिंगा कितना लोग इंपोर्ट करा रहे थे, बिल्कुल। जबकि सुहांजना हर नुक्कड़ कोने में उग रहा है। इसमें मज़े की बात हमारी है मज्जे खाती हैं। कसूर में ये इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी मुरिंगा की, लेकिन जब मैंने कसूर के फार्मर के साथ मुरिंगा डिस्कस किया उन्हें पता ही नहीं था। उसके बाद मुझे किसी ने बताया इसको उर्दू में बात करें उनके साथ, तब उन्हें समझ आएगी। जब मैंने सुहांजना का तो हर बंदा जानता था। तो यहाँ तक अवेयरनेस की कमी है हमारे अंदर।
फ्लैक्सीड, कितने लोग बाहर से वो टोस्टेड फ्लैक्सीड, ओ भाई भून दो पाकिस्तानी फ्लैक्सीड को तो पैकेट पा दो। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैंने अपनी एक फूड की लाइन स्टार्ट की, क्योंकि जो चीज़ें बाहर से लोग 8-8 हज़ार रुपए की, मतलब मार्केट से 8,000 12,000 की ले रही हैं, वो हमारे मुल्क में 1,000-1,500 की। बिल्कुल। अब ये जो आप बिज़नेस कर रही हैं D2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आप अच्छा, मार्केट से फार्मर से परचेज़ कर रही हैं और आप उसकी सारी पैकेजिंग वगैरह करके डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रही हैं ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन चैनल, तो वो D2C में आ गया। इसी तरह फिर और दुकानों में और B2C आ जाते हैं बिजनेसेस जो बिजनेस टू कंज्यूमर हैं, ठीक है। जिस तरह दुकानदार कंज्यूमर को दे रहा है। बिल्कुल। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बट मेन चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ थिंग कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, एक रियल प्रॉब्लम तो हो, ये मसला है, ये रियल मसला है जो लोगों को फेस कर रहे हैं। जिस तरह इस मसले के हल के ये पैसे हैं। बिल्कुल, जिस तरह एक ये सर्विसेज हैं आपकी डेली कम्यूट सर्विसेज जो हैं, वो एक मेजर इशू था। पहले लोगों को टैक्सी में आधा घंटा पहले घर से निकलना पड़ता था, वो चीज़ें करनी पड़ती थी, मैनेज करनी पड़ती थी। अब ये है कि मोबाइल की ऐप से ही आप घर बैठे बुकिंग करवा लेते हैं, कार आ जाती है, बाइक आ जाती है और आप इजीली कम्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप में उसके बाद आपने जब सॉल्यूशन निकाल लिया, ढूंढ लिया, उसको फिर आपने देखना है कि अपने उसको टेस्ट करना है कि कौन उस सॉल्यूशन के लिए पे कर सकता है। इफ़ पीपल आर विलिंग टू पे, इट्स योर बिजनेस मॉडल, टेस्टेड बिजनेस मॉडल। समझ आ गई। तो ये दिस इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके सेकंड क्वेश्चन में आपका जो Mining। माइनिंग एंटरप्रेन्योरशिप है। माइनिंग में क्या स्कूप है? माइनिंग लोगों को एग्रीकल्चर का पता है इस मुल्क में, क्योंकि एग्रीकल्चर का माइनिंग के बारे में बड़ी एक छोटी कम्युनिटी है जिसको पता है। बिल्कुल। तो दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ, तो उस चीज़ का अगर आप 70-80% चीज़ों का बैक एंड पे आप उसका रॉ मटेरियल देखेंगे तो वो माइनिंग के थ्रू आ रहा है। वो पहाड़ों से आ रहा है, वो ओर से आ रहा है। उस ओर को फिर प्रोसेस करके वैल्यूएडिशन करके मेटल्स बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, आपके स्टोन्स बनते हैं। तो वो हर चीज़ माइनिंग से एसोसिएटेड है। और माइनिंग के अराउंड अगर मैं कहूँ कि फार्मास्यूटिकल से लेके घर की कंस्ट्रक्शन तक जी, हर चीज़ इसमें आ जाती है, बिल्कुल। तो ये बात गलत नहीं होगी। नहीं, ओके, ठीक है। क्योंकि तो इसमें आप किस एरिया को कवर करते हो? मेरा क्योंकि इसमें भी वेरियस चीज़ें हैं ना जो आप कर सकते हो। मेरा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस मेटेलिक मिनरल में है, जिसमें कॉपर, लेड, एंटीमनी और इस तरह से रिलेटेड मेटल्स आ जाते हैं। और आज के दौर में जिस तरह एआई की तरफ और डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, इसमें कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल बन चुका है पूरी दुनिया में। और सिल्वर की प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, क्योंकि वो भी इस तरह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में उसकी बहुत यूजेज है। कॉपर की है, लेड की है, लिथियम की है बैटरीज़ में। तो ये सारी चीज़ें अब विद टाइम इनकी सप्लाई रिलेटिवली कम हो रही है और इनकी डिमांड ज़्यादा है, जिस वजह से ये सेक्टर अब बूमिंग स्टेज में है। और इस सेक्टर में भी एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जिस तरह इसमें वैल्यू एडिशन की बहुत बड़ी कमी है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, और पाकिस्तान में तो इसके अभी तक जो पोटेंशियल है उसको टैप ही नहीं किया गया। ठीक है। ये एक अनटैप्ड इंडस्ट्री है, अनटैप्ड रिसोर्स है हमारे अनटैप्ड रिसोर्स है। और इसको आप अभी तक हम स्टेज में कि हम सिर्फ उसको एक्सीवेट करके, उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके पकड़ा देते हैं। हमें बेचना पड़ता है उसको। हम उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके लिए हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और पैसे जिसकी वजह से फाइनेंशियल कैपिटल कंस्ट्रेंट्स देखिए, हैं। पैसा हो तो फिर जिनको दे रहे हैं उनके पास तो पड़ी हुई है ना मशीनें, तो वो कर रहे हैं। तो ये भी इस तरह के काफ़ी इसमें कंसर्न्स हैं, जो कि फ्यूचर में एज ए एंटरप्रेन्योर आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस इश्यूज। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर में मतलब इतनी माशाल्लाह छोटी उम्र पे इतना कुछ कर लिया, तो चाह क्या रहे हो अब? यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो? यहाँ से एक और यहाँ क्यों आना चाहते थे? क्या ये करना चाहते थे या अम्मा ने ज़बरदस्ती कराया? नहीं, इसमें एक बचपन से क्यूरियोसिटी रही है, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को समझा। और जब से ये एआई और इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हुई है, तब से तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कर ली है मैंने अपने लिए। क्योंकि हर टाइम जो भी चीज़ दिमाग में आती है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बेटा, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। बिल्कुल। आप भी जो यहाँ पे बैठ के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, शायद आपकी इस इन्फॉर्मेशन से 6 लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाए। अब सिर्फ 6 लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलती, उससे 6 घराने बदल जाते हैं। बिल्कुल। और 6 घरानों में भी ये होता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो एक बिज़नेस चला रहा है, उसमें एक एक बंदा जो एम्प्लॉय कर रहा है, वो एक एक बंदा पूरे ख़ानदान को चला रहा होता है।
तो जितने आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उतने नंबर ऑफ़ ख़ानदान आप अपने साथ आप उनका रिस्क आपके साथ बेसिकली अटैच हो जाता नौकरी है। मांगने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना, ऑफ कोर्स राइट? सो अगेन इधर से कहाँ जाना है? इधर से यही What's प्लान है, next for you? इधर से यही प्लान है पाकिस्तान में। आई विश कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बिज़नेस का क्रिएट कर सकूं और एक बिज़नेस के अराउंड मैं कोई वैल्यू हमारे पाकिस्तानी नेशनल्स को दे सकूं। और आपका पैगाम यूथ के लिए जो ये पिट रही है कि हम क्या करें, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है, पढ़ने का क्या अच्छा ये भी चल रहा है कि पढ़ने का क्या फ़ायदा। अब तो देखो जो टिकटॉकर्स है और बाकी है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन। माय पॉइंट इज़ जो करने वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं करना चाहते और जो कर सकते हैं वो भी नहीं करना चाहते, तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज दोगे? मैं यूथ को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा। अपॉर्चुनिटी आपको, आप खुद एक अपॉर्चुनिटी हैं, आपने अपने आप को अनटैप करना है। आप खुद एक ब्रांड हैं, हर एक इंडिविजुअल एक सेपरेट ब्रांड है, उसने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, अपने आप आपने वैल्यू क्रिएट करनी है लोगों के लिए इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अदरवाइज़ हमें खाली एंटरप्रेन्योर्स की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी जॉब्स भी हमें चाहिए। हमें डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, इनकी भी ज़रूरत है। लेकिन जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, बट आपको अपना गोल एक सेट करना है, अपनी एक डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। पाथ आप ऑन द वे खुद पता चल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जुनैद। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जुनैद हसनैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बच्चा इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा और अगर एक 23 साल का बच्चा एक चेंबर ऑफ कॉमर्स का फाउंडर, को फाउंडर बन सकता है और उसका वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है और एक माइनिंग एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं ये चीज़ें कर सकते? फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोटिवेशन एंड द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस और परफेक्ट या इस किस्म का ब्रिलियंट बच्चा दुनिया में लाने का फॉर्मूला क्या है ये तो इनके पेरेंट्स ही हमें बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि मेहनत, फोकस, डिसिप्लिन, तरीके से अपने आप को लेके चलना। हाँ, काम करने के अंदाज बदल गए हैं लेकिन काम में मेहनत आज भी रिक्वायर्ड है। हार्ड वर्क फिर भी किसी भी काम करने की शर्त है और अगर हम चाहते हैं कि हम भी जुनैद की तरह कामयाब हों और इस जैसे यंग लोगों को अपना रोल मॉडल अगर हम बनाएं तो मेरे ख्याल से ये जो एक मेंटालिटी है ना सिर्फ जॉब 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 वाली, वो बदल जाएगी और इंशाल्लाह हम सब के बच्चे जो हैं वो जॉब्स प्रोवाइड करने वाले बनेंगे, ना कि जॉब्स मांगने वाले। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।